ओके, तो ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने सबसे पहली बात तो ये है कि सफाई का ख्याल कैसे रखना है, क्लीनिनेस। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि हमने अपने आप को और किसी दूसरे को सिक्योर कैसे रखना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप प्रोटेक्शन किस तरह से रख सकते हैं। When you give first aid, it is important to protect yourself and the casualty from infection as well as injury. Take steps to avoid cross-contamination, transmitting germs or infections to a casualty or contracting infection from a casualty. Remember, infection is a risk even with relatively minor injuries. It is a particular concern if you are treating a wound because blood-borne viruses such as hepatitis B or C and human immune deficiency viruses HIV may be transmitted by contact blood. होता क्या है कि जब आप सफाई का ख्याल नहीं रखते, मतलब कि आप किसी का भी जख्म है आप उसको डायरेक्टली विदाउट वेयरिंग एनी ग्लव्स जब आप उसको टच करते हैं तो मे भी दूसरे बंदे को हेपेटाइटिस हो या HIV का इशू हो, तो क्या होता है कि वो जर्म्स जो हैं वो आप में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, तो आप भी उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी को फर्स्ट एड देने लगें उससे पहले आप ग्लव्स पहन लें। अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से आप उसको खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। मेरी तो यही सलाह है, आप लोग जितने भी यहाँ पर ये कोर्स पढ़ रही हैं आप सब लड़कियां हैं, तो पहली बात तो ये कि मैं आप सबसे ये कहूंगी कि काइंडली ये कोरोना का जो फेज चल रहा है इसमें जब भी आप बाहर निकलें ग्लव्स पहन कर निकलें, इसी में सेफ्टी है हमारी भी और आपकी भी। दूसरा ये है कि अगर आप ग्लव्स नहीं पहनना चाहती, क्योंकि मैं आप सबको एक मशवरा दे सकती हूँ, और अगर आप लोग ग्लव्स नहीं पहनना चाहते तो प्लीज आप लोग सैनिटाइजर यूज करें, उसको हमेशा अपने पास रखें। ये कोरोना का फेज अगर गुजर भी जाए तो भी इस आदत को हमेशा के लिए अपनाएं कि ग्लव्स या फिर सैनिटाइजर दोनों में से कोई एक चीज लाजमन आप लोग कैरी करें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ कैन वन मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि कंटेमिनेशन जो है वो हमारे पास क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे होती है, तो अब हम देखेंगे कि हम इनके रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। जाहिर है कुछ प्रिकॉशंस होंगे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप खुद को और दूसरों को किसी भी किस्म के वायरस से बचा सकते हैं। डू वॉश योर हैंड्स एंड वेयर लेटेक्स फ्री डिस्पोजेबल ग्लव्स इन केस you or the casualty are allergic to latex. If gloves are not available, ask the casualty to dress his or her own wound or enclose your hands in clean plastic bags. अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट प्लास्टिक बैग्स आपको अगर अवेलेबल हैं उस वक्त तो आप वो पहन लें, या फिर किसी भी तरह से अपने आप को या फिर दूसरा बंदा जो बीमार है जिसको फर्स्ट एड दे रहे हैं उसके जख्म को कवर करें। ठीक है, अगर आप उसके जख्म को कवर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भी आप खुद को और उसको दोनों को जम से बचाएंगे, और अगर आप खुद को कवर करने में सक्सेसफुल हैं तो आप खुद को और उसको दोनों को बचा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, तो दोनों में से किसी एक को भी आपको सक्सेसफुली कवर करना जरूरी है। ठीक है, do cover cuts and scrapes on your hands with waterproof dressings. अपने आप को किसी वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से कवर करें, खुद को या फिर उस बंदे को या उस इंसान को जिसे आप फर्स्ट एड दे रहे हैं। डू वेयर अ प्लास्टिक एप्रन इफ डीलिंग विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लूइड्स एंड वेयर ग्लासेस और गॉगल्स टू प्रोटेक्ट योर आईज। ग्लासेस या फिर आप गॉगल्स पहन सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी का ब्लड बह रहा है, यानी आप हॉस्पिटल में अगर किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो तब आपको एप्रन पहनना जरूरी है ताकि जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपके कपड़ों पर ना लगे जो आपने पहने हुए हैं। आपके कपड़ों पर लगेगा तो जाहिर आपकी बॉडी को भी वो टच करेगा, तो इस तरह से जर्म्स फैलने का जो है वो खदशा ज्यादा हो जाता है। डू डिस्पोज ऑफ ऑल वेस्ट सेफली। सारे डिस्पोज जो भी आपका डिस्पोज है उसको सेफली उसको डिस्पोज करें, जितना भी आपका सॉरी वेस्ट है उसको सेफली डिस्पोज करें। डू नॉट टच अ वाउंड और एनी पार्ट ऑफ अ ड्रेसिंग दैट विल कम इनटू कांटेक्ट विद अ वाउंड विद योर बेयर हैंड्स। आप बगैर ग्लव्स पहने किसी भी
कट को या किसी भी किस्म के जख्म को ट्रीट करने की कोशिश ना करें। डू नॉट ब्रीथ, कफ और स्नीज ओवर अराउंड व्हाइल यू आर ट्रीटिंग अ कैजुअलिटी। जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो प्लीज आप उस पर खांसे या छींके नहीं, ठीक है, ना उस पर खांसे, ना छींके, ना सांस लें, ठीक है, क्योंकि कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो हवा के जरिए भी आपके अंदर जाते हैं। इसीलिए जब भी डॉक्टर जो होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो खुद को फुली तौर पर कवर करने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली इस तरह की जो कंडीशन आजकल कोरोना की चल रही है उसमें तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को, दूसरों को, दोनों को प्रोटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, टू हेल्प प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन यू कैन कैरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज प्रोटेक्ट मास्क और फेस शील्ड, latex free disposable gloves, alcohol gel to क्लीन योर हैंड्स। वही 3 चीजें जो मैंने आपसे पहले बताई हैं कि आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए किसी भी किस्म का, किसी भी कंपनी का, या फिर अल्कोहल फ्री कोई भी आपके पास अल्कोहलिक जेल होना चाहिए जो आप यूज करें जर्म्स के लिए, और तीसरा मास्क होना चाहिए। व्हेन टू सीक मेडिकल एडवाइस। अब ये नेक्स्ट जो है ये आपको बताएगा कि इसमें मतलब आप ये सीखेंगे कि आपने मेडिकल एडवाइस किस वक्त लेनी है। टेक केयर नॉट टू ट्रीट योरसेल्फ विद एनी नीडल फाउंड और नियर अ कैजुअलिटी। जब आपके भी आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। किसका माइक ऑन है? अपने आप को बचाएं किसी भी इस तरह के इक्विपमेंट से जो आपके पेशेंट के पास है या जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं उसके आसपास अगर कोई नीडल है तो उससे खुद को बचाएं। यानी अगर आपने जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं उसको आपने इंजेक्शन लगाया है तो उस नीडल से खुद को बचाएं, ठीक है। या फिर कोई कट या कोई भी लाश है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज वहां मौजूद है जो आपको हार्म पहुंचा सकती है, उससे खुद को सेव करें। इफ यू एक्सीडेंटली पिक और कट योर स्किन, अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई कट लग जाता है तो क्या होगा, और स्प्लैश योर आई या फिर आपकी आंखों में कुछ ऐसा चला जाता है, वॉश द एरिया थोरोली एंड सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। तो उस चीज को भी, ये बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो रही है, प्लीज अपना माइक ऑफ करें। किसका माइक ऑन है? या तो आप अपने उस एरिया को अच्छे तरीके से पानी से धोएं या फिर आप इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लें। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप रेगुलर बेसिस पर फर्स्ट एड देते हैं, इट इज advisable to seek guidance on additional personal protection such as immunization. If you think you have been exposed to an infection while giving first aid, seek medical advice as soon as possible. जो लोग डेली बेसिस पर फर्स्ट एड देते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है कि वो अपना चेकअप करवाएं। इन एनी केस अगर उन्हें कोई कट लगता है तो भी, और अगर नहीं लगता तो भी उन्हें आफ्टर 3 मंथ्स अपना चेकअप लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी जर्म आपको किसी कट या वॉन्ड के जरिए ही लगे। आपको बगैर किसी कट या बगैर किसी वॉन्ड के या बगैर किसी इन्फेक्शन के भी कट लग सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि आजकल जिस तरह के आपके पास जिस तरह की वायरसेस आ रही हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को टच करें तभी आपके अंदर वायरस आए। हवा में भी वायरस हैं, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हवा के जरिए भी आपके अंदर जो है वो जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और आपके लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए प्लीज कोशिश करें कि आप ऐसे वायरसेस से खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। इसके लिए जरूरी है कि जो लोग डेली बेसिस पर फर्स्ट एड देते हैं वो अपना लाजमन चेकअप करवाएं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। नेक्स्ट है थ्रो हैंड वॉशिंग। अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपने हाथ किस तरह से अपने धोने हैं। हाथ धोना भी एक तरीका कार इसका प्रॉपर है। अगर उस तरीके से आप धोते हैं हाथ अपने तो आप प्योरली अपने हाथों को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं उसने कहा है वीट योर हैंड्स अंडर रनिंग वाटर। अपने पहले आप नल खोलेंगे, उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से गीला करेंगे। गीला करने के बाद क्या होगा कि आप पहले अपने हाथों की ऊपर वाली जो स्किन है उसको धोएंगे, ठीक है, बाहर से अपने हाथों को धोएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद तीसरी पिक्चर को देखें कि इसमें क्या है कि आपने दोनों हाथों को पहले अपनी हथेली से
ऊपर वाली साइड से दोनों हाथों को धोया, फिर आपने अंदर वाली साइड से, इनर साइड ऑफ योर हैंड, उनको भी आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से पानी से मल के धोइए। फिर आप अपनी उंगलियों के दरमियान जो फला होता है, इनको सही तरीके से पानी से धोएंगे। फिर जो नाखून होते हैं उनमें बाज़ औक़ात इस तरह के वायरसेस होते हैं जो आपके खाने के जरिए आपके अंदर जा सकते हैं, या आप कोई भी मतलब चीज खा रहे हैं या आप कुछ भी लगा रहे हैं तो उसके जरिए भी वो आपके अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए अपने नाखूनों को भी, फिर अंगूठे को और फिर अपनी पाम्स को, ठीक है। ये जो 6 पिक्चर्स उसने दिखाई हुई है उसमें उसने जेंटली आपको हाथ धोने का पूरा तरीका सिखाया हुआ है। और ये तो बार बार आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है या टीवी पर भी कि किस तरह से आपको हाथ धोने चाहिए, आप गूगल भी कर सकते हैं इनको। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि आप ग्लव्स पहने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बार बार इस बात को इससे रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बगैर ग्लव्स के आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने सैनिटाइजर यूज भी किया है तो सैनिटाइजर अगर आपने सबको लगाया है और आप ये समझते हैं कि वो आपको शाम तक या 12 घंटे तक आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये कंपनी कहती जरूर है कि लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंसान जो है वो दिन में कई बार हम हाथ धोते हैं अपने, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप टिश्यू से अपने हाथ साफ कर रहे हैं कुछ भी खाने पीने के बाद या कुछ भी लगाने के बाद, तो जो आपका सैनिटाइजर है वो अगर वो मॉइस्चर मतलब मॉइस्ट भी कर रहा है आपके हाथों को, तो मॉइस्ट वाली जितनी भी चीजें होती हैं उनका डायरेक्टली कांटेक्ट होता है एयर के साथ, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं बैरूनी, वो क्या होती है, वो सारी एयर के साथ कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। एयर के साथ रिएक्टेबल होती हैं, तो उनका असर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, मैक्सिमम 6 घंटे बाद खत्म हो जाता है। तो कोई भी ऐसा सैनिटाइजर नहीं है जिसको आप एक बार लगाएं और आप पूरे दिन के लिए कहेंगे भाई हम जो है वो जर्म्स फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ग्लव्स पहनें। सैनिटाइजर भी लगाएं लेकिन ग्लव्स पहने, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशन ये है कि आप ग्लव्स पहने बगैर उस चीज को, उस काम को नहीं कर सकते, तो आपको ये ग्लव्स पहनना जरूरी है। अदरवाइज आप सैनिटाइजर लगाएं हर 2-3 घंटे बाद, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। तो जिस तरह की कंडीशन हो उस तरह से आप खुद को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। इन एडिशन टू हैंड वॉशिंग, ग्लव्स आर एडिड gloves give added protection against infection in a first aid situation. If possible, carry protective disposable latex-free gloves with you at all times. Wear them wherever there is a likelihood of contact with blood or the other body fluids. If in doubt, wear them anyway. Disposable gloves should be used to treat only on casualty. Put them on just before you approach a casualty and remove them as soon as the treatment is completed and before you do anything else. When taking off the gloves, hold the top edge of one glove with your other gloved hand and peel it off so that it is inside out. Repeat with the other hand without touching the outside of the gloves. Dispose of them in a biohazard bag. नीचे उसने आपको इसका पूरा तरीका बताया हुआ है कि देखिए किस तरह से उसने एक हाथ से दूसरे हाथ के ग्लव को उतारा है और फिर उसने दूसरे हाथ से पहले हाथ वाले ग्लव्स को उतारा है। कोशिश करें कि आप इसी तरीके से ग्लव्स उतारें ताकि आपका जो हाथ जिससे आपने पहले ग्लव्स को रिमूव किया है, वो जो हाथ है आपका वो दूसरे हाथ के ग्लव्स की ऊपर वाली जो बाहर वाली लेयर है उसको टच ना करें, ठीक है। अगर आपने उसको टच किया तो फिर आपका ग्लव्स पहनने का जो पूरा एक वो प्रोसेस था उसका कोई फायदा नहीं। जब आपने ग्लव्स पहने हुए थे तब तक आप प्रोटेक्टेड थे, लेकिन जैसे ही आपने ग्लव्स उतारे आपने डायरेक्ट उनको बाहर से जमीन उनका हिस्सा था उनको टच कर दिया, तो जरासीम तो उसको बाहर से ही लगेंगे ना, तो वो फिर आपकी बॉडी पे लग जाएंगे और फिर जाहिर है वो रिएक्ट करेंगे आपके साथ। तो इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से बताया गया है आपको ग्लव्स उतारने का, इसी तरीके से ग्लव्स रिमूव करें। ये जो 3-4 बातें आपको बताई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि ये आप जब भी कहीं पर भी किसी को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये जरूरी है। जो आज का लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है सफाई के बारे में। क्योंकि अगर आप देखिए फर्स्ट टाइम अगर आपने किसी को फर्स्ट एड दिया है और आपने उसके बाद किसी भी प्रिकॉशन को फॉलो नहीं किया, जिस तरह आम हम घरों में बगैर हाथ धोए खाना पीना खा रहे होते हैं, बगैर हाथ धोए
अपने फेस को छू रहे होते हैं, अपनी आंखों को, नाक को, या अपने मुंह को, या ऐसी कुछ चीज खा रहे हैं जिसको हम हाथ से खा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम स्पून से खाते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम हाथ में पकड़ के खाते हैं। तो जर्म्स जो है वो तो हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। तो अगर आपने फर्स्ट एड दिया है, उसके बाद आपने इन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया, तो आप दोबारा किसी को फर्स्ट एड देने लायक नहीं रहेंगे। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। मैंने खुद सुना है कि एक बंदे ने किसी दूसरे इंसान को, वो ट्रैक्टर चला रहा था, तो उसने वहां सांप देखा। अब वो उसको उसने बचाने के लिए सांप को मार दिया, लेकिन सांप को मारने के बगैर हाथ धोए उसने खाना खाया और वो खुद भी मर गया। तो दूसरे बंदे को तो उसने बचा लिया, जिसको उसने बचाया सांप से, लेकिन खुद को उसने मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि उसने किसी भी तरह की कोई प्रिकॉशन फॉलो नहीं की, उसने हाथ नहीं धोए, उसने कोई इस तरह का काम नहीं किया। एटलीस्ट अगर वो हाथ ही धो लेता तो शायद वो बच जाता, लेकिन नहीं उसने किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मौत जो है वो इस तरीके से आनी है, वो तो जैसे लिखी है वैसे आनी है, लेकिन एहतियात जरूरी है, ठीक है। अपने आप को तो आपको बचाना ही है, लेकिन जो दूसरा बंदा है और तो उसके अलावा जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको भी आपने एक्सप्लोर करना है, उनको भी आपने बचाना है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं इनको आप फॉलो करें। डीलिंग विद वेस्ट, लास्ट हमारा जो पेज है, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो वेस्ट आप फर्स्ट एड देने के बाद आपके पास वेस्ट आता है, उसको आपने किस तरह से डिस्पोज करना है। अगर मेरी तरह आप लोग क्यूरियस हो और आप लोग कभी हॉस्पिटल गए हों और आपने देखा हो कि वहां पर जो डिस्पोजेबल जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी डस्टबिन होती हैं, उन पे एटलीस्ट 4 से 5 डिफरेंट कलर्स की ना उन्होंने बॉक्स बनाए हुए होते हैं, उन पर लिखा हुआ होता है कि किस तरह का डिस्पोज वेस्ट आपने कहाँ पर डिस्पोज करना, ठीक है। 3-4 या तो अलग अलग डस्टबिन होती हैं, या फिर उन्होंने एक ही डस्टबिन के अंदर पार्टीशन की हुई होती है, ऐसा तो बहुत कम होता है यहाँ पर। या फिर उन्होंने अलग से साइड पर नोट लिखा हुआ होता है कि इस कलर का या इस तरह का जो वेस्ट है उसको यहाँ डिस्पोज करें, इस तरह का जो वेस्ट है उसको यहाँ डिस्पोज करें। तो ये अलग अलग क्यों रखा जाता है? देखिए, कुछ चीजें जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। तो जो बायोडिग्रेडेबल होती है उसका मतलब ये होता है कि उनको बैक्टीरिया छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, यानी कि वो खत्म हो सकती हैं। यानी एक चीज से वो टूटकर दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। जो हार्मफुल थी उससे उसको तोड़कर हमने कोई अपने लिए बेनिफिशियल चीज बना ली, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, यानी उनका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप मोल्ड करके फिर प्लास्टिक ही बनाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक से कुछ और बन नहीं सकता। तो प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकते। ये प्लास्टिक अगर 10,000 साल बाद भी दुनिया पर रहेगी तो ये प्लास्टिक की शक्ल नहीं रहेगी। इंसानों की तरह, जिस तरह हम हमारी पूरी बॉडी है, हमारी स्किन है, गोश्त है, जो भी कुछ है, जब हमें दफनाया जाता है तो बैक्टीरिया जो है वो हमारी जिस्म के छोटे छोटे खुलियों को तोड़ देते हैं, और कुछ साल बाद हम क्या देखते हैं कि स्केलेटन जैसा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, इस तरह प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मेरे बताने का मतलब जो है वो ये है कि प्लास्टिक अगर 10,000 साल बाद भी दुनिया पर मौजूद होगा तो वो प्लास्टिक की शेप में, इसी की शक्ल में और इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद होगा जिन प्रॉपर्टीज के साथ वो आज है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते जिस तरह हमारी बॉडी को या कुछ और चीजों को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते उनको अलग से डिस्पोज किया जाता है, और जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं उनको अलग से डिस्पोज किया जाता है। तो इसलिए हर एक चीज का उन्होंने 3-4 एटलीस्ट 4 तो कलर्स उन्होंने यूज किए होते हैं। आई थिंक ब्लू होता है, रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन शायद होता है या नहीं, लेकिन ये 3 कलर्स मुझे याद है। उनसे देखे थे कि हॉस्पिटल्स में इन 3 कलर्स की या तो आपको जगह जगह पर डिफरेंट डस्टबिन नजर आएंगे, या फिर इन डस्टबिन के ऊपर तीनों डिफरेंट कलर से उन्होंने बॉक्स बनाकर लिखा हुआ होता है कि इस तरह का वेस्ट यहाँ पर डिस्पोज करें। ये ज्यादातर इन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं या तो डॉक्टर या ऑपरेशन थिएटर में जो लोग होते हैं वो, या नर्सेस, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं, मैंने कभी पाकिस्तान में तो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देखा कि वो इन प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि उनको भी करना चाहिए लेकिन नहीं करते लोग। तो आपको ये पढ़ाने का और आज के लेक्चर का मकसद यही है कि जहाँ पर आपको इस तरह की कोई चीज नजर आए जहाँ पर केयरफुली लिखा हुआ हो कि इसको इस तरह से हैंडल करें, तो प्लीज कोशिश किया करें कि इसको उस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं
और हमारा जो पढ़ना और लिखना है वो हमारे तौर तरीके से, हमारे अमल से नजर आना चाहिए, ठीक है, वरना हमारे इस टाइम को स्पेंड करने का, मेरे यहाँ पढ़ाने का या आपके यहाँ से सीखने का कोई फायदा नहीं है। Once you have treated casualty, all soiled material must be disposed of carefully to prevent the spread of infection. Place items such as dressings or gloves in plastic bags, ideally a biohazard bag, and give it to the emergency services. Seal the bag tightly and label it to show that it contains clinical waste. अब देखिए क्लिनिकल वेस्ट के लिए उसने आपको बताया है कि उसको आपने किस तरह से डिस्पोज करना है, और अगर आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं किसी प्लास्टिक बैग में तो उसके ऊपर आप मेंशन करेंगे स्पेशली कि ये क्लिनिकल वेस्ट है। Put sharp objects including needles in a plastic containers known as sharp container which is usually red. तो ये रेड कलर का होता है जिसके अंदर आपने नीडल्स रखनी होती हैं। अगर आपके पास जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो एक शीशे की छोटी सी जो होती है, वो क्या उसको कहते हैं, शीशे की छोटी सी बॉटल में होता है, तो उसका ऊपर वाला सिरा जो काटा जाता है फिर उसके अंदर से इंजेक्शन जो है उसको फिल करके किसी भी इंसान को लगाया जाता है। तो वो जो छोटी बॉटल है, टेम्प्यूल है, जो भी है, उसको आपने डिस्पोज करना है नीडल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि शीशा जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। शीशा जो है उसको भी मोल्ड करके उसको भी रिसाइकल करके शीशा ही बनता है, इसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता उसका। तो शीशा भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और दूसरी बात है कि ये हार्मफुल ऑब्जेक्ट हैं दोनों, नीडल भी और शीशा भी, तो ये दोनों जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसको आपने रेड कलर के कंटेनर में या अगर आप किसी प्लास्टिक बैग में किसी इस तरह के कंटेनर में आप इसको रख रहे हैं जिससे ये बाहर निकल कर आपको ना लगे, उसके ऊपर आप इसको मेंशन करते हैं कि इसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स विच इज यूजुअली रेड। स्पेशली ये क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में रेड कलर के कंटेनर में ही रखा जाता है। रेड रखने का जो मकसद है वो यही है कि ये बताया जाए कि ये जो है डेंजरस चीज है, इससे खुद को दूर रखें। इफ नो शार्प कंटेनर इज अवेलेबल, अगर आपके पास कोई शार्प कंटेनर अवेलेबल नहीं है, पुट यूज नीडल्स इन अ जार विद अ स्क्रू टॉप एंड गिव इट टू ईएमटी फॉर डिस्पोजल। तो अब देखिए उसने कहा है कि अगर आपके पास शार्प कंटेनर नहीं है जिसमें आप नीडल्स को रख सकें तो आप क्या करें कि नीडल्स को एक जार में रखें और उसका जो जार का मुंह है उसको बंद करें प्लीज बहुत अच्छे तरीके से, ताकि नीडल्स बाहर निकलकर आपको या वो कचरा ले जाने वाले को किसी को भी हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है। तो इन सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक रखता है किसी भी तरीके से, भले वो डॉक्टर है, भले वो सर्जन है, भले वो पेशेंट है, या वो फर्स्ट एड ट्रेनर है या फर्स्ट एड गिवर, जो भी है, इवन नर्सेज हैं, उनको भी ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं देखती हूँ कि अक्सर वार्ड बॉय और नर्सेज जो हैं वो इसका ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत कम मैंने ऐसे देखे हैं हॉस्पिटल्स में जो इन बातों का ख्याल रखते हैं। इवन डॉक्टर्स जो हैं वो भी बहुत कम इस तरह के डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो इस तरह के प्रिकॉशंस को फॉलो करें। अक्सर डॉक्टर हमारे यहाँ और अक्सर नर्सेज जो हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखती, मैंने अक्सर देखा है, और मुझे गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन बात जगह ऐसी होती है वहां आप कुछ कर नहीं सकते, बता सकते हैं सिर्फ, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप कुछ बोल भी नहीं सकते। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमारी एक प्रोफेसर थी, बहुत एजेड थी, वो बहुत अच्छी थी, उनका जो पढ़ाने का तरीका था मुझे बहुत पसंद था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं उनके क्लिनिक पे गई, इमरजेंसी थी एक, मुझे जाना पड़ा। तो वहां पर उन्होंने बात करते करते उन्होंने वो जो अभी मैंने जो आपको बताया कि एक सिरिंज उन्होंने ली और इस तरह से वो उसको फिल कर रही थी, तो उन्होंने उस बोतल को, शीशे की बोतल को तोड़ा है ना जब, तो उसके कुछ पीसेस जो थे ना वो उनके मेज पर ही गिर गए। हालांकि उनको डस्टबिन के करीब करके तोड़ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो उस वक्त मेंटली प्रेजेंट थी या नहीं थी, मगर उन्होंने अपने टेबल पे ही रख के उसको तोड़ा और सिरिंज उन्होंने फिल की। और जैसे उन्होंने फिल की, मुझे ये नजर आया है कि ये सही नहीं हुआ, लेकिन
ज़ाहिर है वो मुझसे बहुत सीनियर थी, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी। और कुछ साल बाद की बात है, जब मैं कभी उनसे मिली तो मैंने उनको बताया कि मैम उस वक़्त ये हुआ था और इस तरह से आपने ये इसको केयरफुली हैंडल नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इतनी पुरानी बात याद है? मैंने कहा मैम आप कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनसे आप ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो इस तरह की कोई काम करेंगे, और आपसे मुझे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे ये याद रहा और आज मैं आपको बता रही हूँ। जब देखिए, जब बंदा खुद उस लेवल पे पहुंच जाता है ना, तब आप किसी के साथ उस बात को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप छोटे लेवल पर होते हैं ना, तब आप भले आपसे बड़ा जो है वो गलत कर रहा है, अगर आप उसको सही बनाने की कोशिश करेंगे या सही समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो ये समझेगा कि ये मुझसे एक्सीड करने की कोशिश कर रहा है, मुझसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक जलसे का लेवल स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो है वो पैदा हो जाता है, एक अजीब सा माहौल। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो इंसान जो कुछ पढ़ता है, उस पर अमल भी करे। अब इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को भी गाइड करूँ कि आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ मैंने क्लीननेस के बारे में इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का वो एक्सीडेंट याद है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक बार मैंने पढ़ा था कि एक प्लेयर था, कबड्डी प्लेयर जो होते हैं, कबड्डी खेल रहे थे और अचानक, अब देखिए कबड्डी में क्या होता है कि एक बंदे को 10-11 लोगों ने घेरा हुआ होता है। तो जो दूसरा बंदा वहां से भाग रहा था, जिसने जो दूसरी टीम का मेंबर था, उसने लाइन क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना था अपनी टीम में। तो वो जब क्रॉस करने लगा, आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ, वो फिसला है, उसकी हड्डी टूटी है या क्या हुआ है। वहां पर मिट्टी होती है, कभी मैंने नहीं देखा कि वहां पर कुछ कोई शार्प चीज हो, जैसे कि पत्थर की तरह की कोई चीज हो, लेकिन बहरहाल उसको, हम काफी दूर बैठे हुए थे तो उसके घुटने से खून निकलना शुरू हो गया। और जब खून निकल रहा है तो किसी भी एक बंदे ने वहां पर, कोई एक अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं था जिसने उस खून को रोकने की कोशिश की हो, उल्टा वहां से ग्राउंड की मिट्टी उठाकर उसके जख्म पर लगा दी। और कभी भी मिट्टी को जख्म पर ना लगाए, किसी एक बंदे ने भी उसके जख्म पर कोई मरहम लगाने की कोशिश नहीं की, घंटा उसको वहां लेकर बैठे नहीं है। कितने जर्म्स मिट्टी से उस बंदे के अंदर ट्रांसफर हुए और एट लास्ट उसको टेटनस हो गया और फिर उसकी वो टांग काटनी पड़ी। तो इतनी छोटी सी लापरवाही की वजह से इंसान अपाहज हो गया। और इसी चीज ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया है जहाँ पर मैं आज हूँ, कि मैं आप लोगों को ये सिखा सकूं, समझा सकूं, बता सकूं कि भाई फर्स्ट एड किस तरह से देना है और किस तरह अपने खुद को और दूसरों को बचाना है। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत बुरी और बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इवन कि आपके अपने लिए भी। तो इसलिए सफाई का ख्याल रखें, फर्स्ट एड देने से पहले भी और फर्स्ट एड देने के बाद भी। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो कोशिश करें कि वो किसी और को, आपसे ना लगे, और अगर किसी और को है तो इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें और खुद को बचाएं। ठीक है, क्योंकि आप पर सिर्फ ये जरूरी नहीं है एज अ ट्रेनर कि आप एक बंदे की जिंदगी को बचाएं। एज अ ट्रेनर आपने बहुत सारी जिंदगी को बचाना होता है, तो खुद को बचाएं पहले, फिर किसी और को बचाएं। और आज के लेक्चर में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आप वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज इसको अपने तक ना रखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और क्लास का टाइम हमारा यहीं पर एंड होता है। आई होप कि मैंने आज आप लोगों को कुछ ऐसा सिखाया हो जो आपने पहले कभी ना सीखा हो।